बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर, उससे पहले आपको दिखाते हैं 5 बजे की 5 बड़ी खबरें। मानसून सत्र की शुरुआत कल से शुरू होने जा रही है। इससे पहले सरकार द्वारा आज जो है ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। ये मीटिंग जो है पार्लियामेंट हॉल में की गई थी। करीब 3 घंटे जो है ये मीटिंग चली। उस मीटिंग में जो है दोनों सदन जो है सुचारू रूप से सही ढंग से चले, उसको लेकर की गई थी। हालांकि कुछ देर के लिए विपक्ष के कुछ सांसदों ने जो है वॉकआउट भी किया गया था। वॉकआउट इसलिए किया गया था, टीएमसी के जो 20 से ज़्यादा सांसदों ने एनसीपीआई में विलय किया है, उस ऑल पार्टी मीटिंग में उन सांसदों को क्यों बुलाया गया। हालांकि जो जिन 20 सांसदों ने उस पार्टी एनसीपीआई में जो विलय किया है उनको अलग जगह दी गई थी। अभी भी जो टीएमसी के लिस्ट में वो सांसद अभी भी शामिल है, उसको लेकर जो है टीएमसी और तमाम जो विपक्ष के सांसद हैं उन्होंने वॉकआउट किया था। हालांकि कुछ देर बाद जो है वो सभी लोग जो है उस बैठक में शामिल हो गए थे। और बता दें कि कल जो है मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। कल से लेकर करीब 13 अगस्त तक जो है ये मानसून सत्र चलेगा। इस दौरान जो है वन नेशन वन इलेक्शन हो या फिर आरक्षण से लेकर तमाम जो विधेयक है उसको लेकर भी जो है उस चीज़ को लेकर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि जो कल से जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है उसको लेकर भी जो है आसपास के संसद के आसपास जो है धारा 163 भी लागू कर दी गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की एक विशाल जनसभा हुई है, जिसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने आप ही एक गर्माहट पैदा हो गई है। यानी ओवैसी की सहारनपुर में जो जनसभा हुई है, जनसभा में मुस्लिम समाज और अन्य जो समाज के लोग हैं, एक बड़ा जनसैलाब वहां उमड़ा था। जनसैलाब उमड़ने के बाद इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव में ओवैसी दूसरे दलों के नेताओं को पूरे तरीके से परेशान करेंगे। उन्होंने साफ जाहिर किया है कि मैं सहारनपुर की सरजमी पर हूं और उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है इसको रोकने के लिए मैं दूसरे दलों के साथ अलायंस करने के लिए तैयार हूं, यानी गठबंधन के लिए मैं तैयार हूं, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शामिल हैं। इसके बाद अगर गठबंधन नहीं होता तो ओवैसी का जो हाथ है दूसरे दलों के नेताओं के गिरेबान तक पहुंच जाएगा। यानी वो दूसरे दलों के जो नेता हैं उनको पूरे तरीके से परेशान कर देंगे और चुनाव में उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने इससे भी साफ तौर से जाहिर किया है कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है वो धार्मिक स्थलों को अपना निशाना बनाती है। यानी उत्तर प्रदेश के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी की हम बात करें या फिर सहारनपुर में मस्जिद के मामले को लेकर भी जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों से लगातार राजनीति चल रही है, उन सब बातों को लेकर ओवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मस्जिद और मदरसों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है एक धर्म को लेकर चल रही है जो पूरे तरीके से गलत है, और उत्तर प्रदेश में यानी बीजेपी की सरकार को रोकने के लिए ओवैसी तैयार हैं। यानी गठबंधन अगर होगा तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। मेरठ में एक निजी अस्पताल के भीतर नर्स की मौत का मामला अब हत्या में बदल गया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि शादी का दबाव बना रही नर्स की उसके प्रेमी और उसके साथी ने ड्रिप में जहरीला इंजेक्शन मिलाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या को आत्महत्या साबित करने के लिए फर्जी सुसाइड नोट भी तैयार किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल 25 वर्षीय नर्स नेहा की संदिग्ध मौत ने सभी को चौंका दिया था। शुरुआत में मामला आत्महत्या का लगा रहा था, क्योंकि घटना स्थल पर सल्फासी गोलियां और एक सुसाइड नोट भी मिला था। लेकिन मृतका के परिजनों ने सुसाइड नोट की लिखावट पर सवाल उठाते हुए हत्या की आशंका जताई। इसके बाद पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल और अन्य साक्ष्यों की गहन जांच की। जांच में सामने आया कि अस्पताल के कर्मचारी सुरेश और नेहा के बीच पिछले 7-8 महीनों से प्रेम संबंध थे। शादीशुदा सुरेश पर नेहा लगातार शादी का दबाव बना रही थी, जिससे छुटकारा पाने के लिए उसने अपने साथी फरहान के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। जब नेहा ने कमजोरी महसूस होने की बात कही तो उसे ड्रिप लगाने के बहाने ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। वहां ड्रिप में जहरीला इंजेक्शन मिलाकर इंजेक्ट कर दिया
और उसको नेहा के शरीर में उतार दिया। नेहा की मौत हो गई। मौत के बाद तमाम तरह के सवाल उठे थे, लेकिन पुलिस ने चंद घंटों में इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया है। बताया जाता है नेहा की पति की करीब साल भर पहले मौत हो गई थी। उसके बाद नेहा अपने बच्चे और अपने परिवार को पालने के लिए इस अस्पताल में नर्स की नौकरी कर रही थी। फिलहाल नेहा की मौत हो चुकी है, लेकिन इस हत्याकांड के बाद एक मासूम बच्चा अनाथ भी हुआ है। स्मार्ट सिटी आगरा की सड़कों पर जिस प्रकार से गड्ढे हो रहे हैं, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप लग रहे हैं बड़े बड़े भ्रष्टाचार के, कमीशन खोरी के, कि किस प्रकार से सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क, ये एक बड़ा सवाल है। ताज़ा मामला आगरा के कमला नगर का है, जहाँ सपा नेता नितिन कोहली ने सबकी आंख खोल दी। वो एक गड्ढे में खुद उतर गए और बताया किस प्रकार से यहाँ पे भ्रष्टाचार व्याप्त है। भले इसे विपक्ष का स्टंट बोले, राजनीति बोले या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है, वास्तविकता तो यही है। बारिश ने नगर निगम की आगरा की पूरी पोल खोलकर रख दी है। जिस प्रकार से एमजी रोड की बात की जाए, जगदीशपुरा की बात की जाए, कमला नगर की बात की जाए, शमशाबाद रोड की बात की जाए, बड़े बड़े गड्ढे रोडों पर हो चुके हैं। कहीं पर गड्ढों में कार समझ आती है तो कहीं पूरे पूरे ट्रैक्टर चले जाते हैं। नितिन कोहली सीढ़ी आगे खुद गड्ढे में उतर गए और उन्होंने बताया किस प्रकार से भ्रष्टाचार इस पूरे मामले में व्याप्त है। जरूरत है इसमें सख्त एक्शन की। स्मार्ट सिटी की हम बात करते हैं, विकास की हम बात करते हैं। आगरा एक बड़ा शहर है, करोड़ों का बजट यहाँ पे पास होता है, लाखों रुपए खर्च होते हैं सड़कों पर। उसके बाद ये गड्ढे कैसे हो रहे हैं? ये जिस गड्ढे की बात हो रही है, ये पॉश कॉलोनी कमला नगर की है, जहाँ पे काफ़ी वीआईपी रहते हैं, बड़े बड़े लोग निवास करते हैं। उसके बाद वहाँ पे ये हाल है, तो जरा सोचिए जो ग्रामीण एरिया होंगे वहाँ पे क्या हालात होंगे। बारिश लगातार नगर निगम की प्रशासन की दावों की धज्जियाँ उड़ा रही है, पोल खोल रही है। ड्रेनेज सिस्टम आगरा आपको देखिए फेल हो चुका है, हर जगह वाटर ब्लॉकिंग हो रही है, पानी भर जा रहा है और दिक्कतें लगातार पैदा हो रही है। नितिन कोहली का साफ कहना है कि इसे बड़ा भ्रष्टाचार है, इसे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ी जांच होनी चाहिए। कमेटी बने जिस कमेटी में सभी लोग हों और ये तय करें कि सड़क में किस प्रकार से गड्ढे हो रहे हैं, सड़क में प्रॉपर माल नहीं लगाया जा रहा है, निर्माण की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसके बावजूद सही कार्रवाई नहीं हो रही है। कुछ दिन पहले सड़क धंसती है तो ट्रैक्टर उसमें समा जाता है, बड़ी कार्रवाई की बात होती है, लेकिन सिर्फ एक जांच और खाना पूर्ति और सारा मामला किताबों में समा जाता है, कॉपियों में खत्म हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इतने लापरवाही होने के बावजूद अब तक प्रशासन क्यों मौन है, ये भी एक सवाल है। रसिया यूक्रेन युद्ध के बीच आजमगढ़ के युवाओं के शहीद होने का मामला लगातार सामने आ रहा है। जी आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे कि आजमगढ़ के कुछ युवा सन 2024 में एजेंटों के माध्यम से रसिया नौकरी करने की तलाश में पहुंचे, जहां उन्हें जो है सेना में किसी तरह ट्रेनिंग देके भर्ती करा दिया गया। इसके बाद परिजनों से कई महीनों तक उनकी बात नहीं हो पाई, जिससे उनके परिजन परेशान थे। करीब 6 महीने बाद परिजन बताते हैं कि हमारे बच्चों से हमारा संपर्क हुआ। उन्होंने बताया कि हम रसिया और यूक्रेन के युद्ध में शामिल हैं, जो रूस की सेना की तरफ से हम जंग लड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं आजमगढ़ के कुछ युवा जो वहां से घायल होकर लौटे, उन्होंने बताया कि वहां हमारे साथ जासूसी हुई, हमें जबरदस्ती रूस की सेना में भर्ती किया गया, जबकि यहां से एजेंटों द्वारा कुछ और काम बताकर वहां पर ले जाया गया, जहां हमें प्रताड़ना दी गई और ट्रेनिंग दे के वहाँ की सेना में भर्ती कराया गया, जिसके बाद हमसे लड़ाई का काम कराया जाता था, हथियार प्रशिक्षण सिखाए गए, गोलियां बारूद चलाना सिखाया गया। वहीं आपको बता दें कि परिजन आजमगढ़ के दर्जन भर युवा जहां रूस पहुंचे थे, तो उनके परिजन यहां हैरान थे कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। लगभग 8 माह पूर्व जब कन्हैया कुमार थाना रौना पार का शव आजमगढ़ पहुंचा, तो रसिया में शामिल होने की उनकी पोल खुल गई और पता चला कि जो है हमारे आजमगढ़ के युवा रसिया और यूक्रेन युद्ध में शामिल हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे